वेलकम टू टर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। आज हम अपनी कॉमन केमिस्ट्री की क्लास में जो 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें अभी तक मैंने आपको एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन कर दिया था, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी थी। अब मैं और एलिमेंट किन से बने होते हैं, एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। टू और मोर एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में ज्वाइन होंगे, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है CO2। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो 2 एलिमेंट जब आपस में ज्वाइन हो गए तो इसका हमने नाम क्या दे दिया, कंपाउंड। जब तक कार्बन सिंगल था, ऐसे था, तब तक ये क्या था, एलिमेंट था। तब तक ये क्या था, एलिमेंट था। और जब ये इस फॉर्म में आ गया तब ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से कंपाउंड और एलिमेंट में हमने फ़र्क समझ लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड की, कि क्या कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स होते हैं। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये तो हमने जान ही लिया कि कंपाउंड प्योर होते हैं। कंपाउंड इन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 में देखिए 1 कार्बन होगा और O कितने होंगे, 2O होंगे। यानी 1 कार्बन और 2O मिलकर ही क्या बना सकते हैं, CO2। अगर हम CO बना देंगे तो वो बन जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका नाम क्या होगा, दूसरा होगा, यानी वो दूसरा कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कंपाउंड इज ऑलवेज अ प्योर होमोजिनस सब्सटेंस। कंपाउंड कैसा होता है, होमोजिनस सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड्स कंपोनेंट्स एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, प्लस अगर इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है और कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है। अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलाकर CO2 बनाया जा रहा है, तो कार्बन तो इसमें भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये जो CO2 की प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, जबकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और कार्बन की प्रॉपर्टी अलग थी। यानी जब 2 एलिमेंट मिलकर आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, अपने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी प्रीवियस में, जो कार्बन और ऑक्सीजन जब अलग अलग थे, तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यानी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनने के बाद वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी उनकी वो प्रॉपर्टी अब नहीं रह जाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि बर्निंग में, जो मतलब बर्निंग नेचर शो कर रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन को भी, बिना ऑक्सीजन के कहीं पर भी आग नहीं जला सकते हम लोग। तो ऑक्सीजन एक बर्निंग प्रॉपर्टी शो करता है कि ऑक्सीजन की वजह से कंबशन होता है, यानी कोई भी चीज़ जलाई जाती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ ना जले। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे, देखिए कि अगर हम हाइड्रोजन ले लें और हम ऑक्सीजन ले लें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है जब ये एलिमेंट फॉर्म में है, और ऑक्सीजन भी जब एलिमेंट फॉर्म में, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है। दोनों ही क्या करते हैं, बर्निंग में हेल्पफुल है, यानी कोई भी चीज़ जल रही हो तो वहाँ पे ये हेल्प करते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें और क्या बना दें,
H+2O, यानी ट्वाइस H+2O2। तो ये क्या बना देंगे आपका H+O2 ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ले लें, एक मिनट, H+O2, तो ये क्या बना देगा, ट्वाइस H+2O2 लेंगे, बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, तो ये बनाएंगे ट्वाइस H2O, क्या बनाएंगे, ट्वाइस H2O। अगर हम इसको सिर्फ H रहने देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस H+ हाफ O2 का मतलब हुआ कि 1 ऑक्सीजन, 2 O2 में 2 है ना यहाँ पर, तो अब जब इससे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो कितना बनेगा, H2 है और O 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का हाफ करना है यानी 1 ऑक्सीजन। तो अब देखिए, जब हम देखेंगे तो एलिमेंट H और ऑक्सीजन O ये दोनों बर्निंग में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं एलिमेंट और H2O कंपाउंड बना लेते हैं, तो इस H2O कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो आग को बुझाने में काम आती है। यानी ये वाटर की जो प्रॉपर्टी है ये अपने बने हुए एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यानी जब एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को, ओरिजिनल प्रॉपर्टी को वो उनके अंदर नहीं रह जाती है। कंपाउंड कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स, यानी जो भी कंपाउंड है जैसे H2O है, CO2 है, अगर इनमें से इनके एलिमेंट्स को अलग करना हो, कार्बन को अलग करना हो, ऑक्सीजन को अलग करना हो, या वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हो, तो कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम इनको अलग कर सकते हैं। कंपाउंड्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, अलग कंपाउंड का। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जैसे अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाया आपको, अभी हमने CO2 बना के दिखाया, C+O2 गिव CO2, तो जब ये प्रोसेस होती है तो उसमें एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, यानी एनर्जी निकल भी सकती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ भी सकती है दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। अब हम लोग एक डिफरेंस पढ़ते हैं, कॉमन टॉपिक है ये आपका, एलिमेंट्स और कंपाउंड में स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस का। देखिए, हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में बहुत सारा पढ़ लिया है, एलिमेंट्स 1 टाइप के होते हैं और कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंस में बाय फिजिकल मींस या केमिकल मींस से, लेकिन कंपाउंड्स को केमिकल मेथड के ज़रिए ब्रेक किया जा सकता है, यानी CO2 में से C और O को अलग किया जा सकता है। एलिमेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन कंबस्टाइल होता है, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन नॉट कंबस्टाइल होता है और सपोर्ट कंबशन। देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, कि हाइड्रोजन कंबस्टेबल होता है यानी डज नॉट सपोर्ट कंबशन में ये हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टाइल नहीं होता है, नॉट कंबस्टाइल, सपोर्ट कंबशन, लेकिन जलने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी थी जब ये एलिमेंट फॉर्म में है, और वाटर की प्रॉपर्टी जब ये वाटर क्या है, इज़ नॉन कंबस्टाइल एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। वाटर कंबस्टाइल भी नहीं है, ना तो जलने में हेल्पफुल है, ना तो कंबशन करता है, और ना ही कंबशन में सपोर्ट करता है। तो ये था आपका पेज नंबर 24। अब हम लोग चलते हैं अपने पेज नंबर 25 की तरफ। देखिए, पेज नंबर 25 में आपको सीखना है कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आप कैसे लिखते हैं। आपने एलिमेंट्स कंपाउंड पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। देखिए, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिकुलर फॉर्मूला डिनोट्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए वो फॉर्मूला उस टर्म से डिनोट करते हैं जितने उसमें एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब कि 2 एटम आपके हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाता है, वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 एटम C के हैं यहाँ पर और 2 एटम
O के हैं, तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, CO2। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या है फॉर्मूला, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसमें देखिए Pb यानी लेड का 1 एटम है और NO3 नाइट्राइट का कितने एटम है, NO3 में नाइट्रोजन के 2 एटम और 6 एटम, 3 2 ज़ा 6 एटम ऑक्सीजन के। तो 3 एटम है यहाँ पे, लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इससे मिलकर बना है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट में अलग अलग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लेड के जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आयरन सल्फेट की अगर हम बात करें तो देखिए आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी 2 एटम्स आयरन के हैं, 3 एटम्स आपके सल्फर के हैं और 4 3 यहाँ पे जो 4 और 3 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। ये जो है आपका ये देखिए यहाँ पे जो दिया है ना 4 और ये 3, ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12 एटम आपके किसके हैं, ऑक्सीजन के। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपसे कहा गया कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको उसके सिंबल लर्न होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही लर्न करा दिए हैं। हाइड्रोजन का H होता है, पोटेशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है। इस तरह से आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स मैंने लर्न करा दिए थे। तो अब आपने सबसे पहले सिंबल जान लिया। अब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, देखिए वैलेंसी क्या होती है। जैसे हमने कहा सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हमने आपको इस तरह से K L और M इस तरह से शेल में इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करना बताया था ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन में K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। L शेल में 8 जाएगा और M शेल में 2 और 8 10 हो गया, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी M शेल में 1। तो ये भी मैंने बताया था कि ये जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी शेल को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE। यानी जो वैलेंसी होगी सोडियम की वो कितनी होगी, 1 होगी। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से आपको ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसकी वैलेंसी पता चल जाएगी। जब वो डोनेट करेगा तो Na पे कैसा चार्ज आ जाएगा, Na पे चार्ज आ जाएगा +1 का। तो दिस +1 चार्ज जो है ये आपका इसकी वैलेंसी शो कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी तरीके से पोटेशियम की वैलेंसी निकालना हो तो पोटेशियम के पास आपके होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19। K L M शेल में डिवाइड करेंगे तो 2, 8, 8। इसके बाद अब हम फिल करेंगे N शेल में, क्योंकि K शेल में 2 फिल कर सकते हैं, L शेल में 8 फिल कर सकते हैं और M शेल में 8 फिल कर सकते हैं। अब N शेल में जो भी बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, N शेल में 18 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 19 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 10 हो गया, 10 8 18। अब कितने बच रहे हैं, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा N शेल में आ गया। तो इट मीन्स जो पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दे देगा। तो इट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो डोनेट कर रहा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब कोई डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। यानी पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, +1। इस तरह से हमें बहुत सारे जो भी हमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स याद करने होंगे और उनकी वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में प्रेजेंट KLMN में जो शेल बाहर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आपके एलिमेंट है वो पोटेशियम है, सोडियम है, जिनसे आपके फॉर्मूले इस चैप्टर में आएंगे। मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और कार्बन।
अब अगर हम बात करें इसी तरह से कुछ रेडिकल्स भी होते हैं, ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, और ये रेडिकल्स हैं। रेडिकल में अगर हम बात करें NO3 नाइट्रेट को बोलते हैं, इस पर चार्ज होता है -1। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, तब आप आसानी से फॉर्मूले लिख सकते हैं। OH पे हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1 का। SO3 पे -2 का। SO4 पे -2 का। और CO3 पे -2 का। और PO4 पे -3। इस तरह से आपके चार्जेस होते हैं फॉस्फेट पे। अब अगर हम इसको लिखना चाहें, इनके फॉर्मूलेज बनाना चाहें, तो देखिए कैसे बनाएंगे। वैलेंसी के बारे में यहाँ बताया गया है, वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि वो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन बी कंबाइंड विद डिस्प्लेस वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, वैलेंसी। या तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अब अगर वन एटम है हाइड्रोजन का, तो वो किससे कंबाइन करेगा, वन एटम ऑफ क्लोरीन से, क्योंकि HCl कैसे बना होगा, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 होती है, तो क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन ऐड हो पाएंगे, सिर्फ 1। जितनी वैलेंसी होगी उतने ही एलिमेंट इसके ऐड हो पाएंगे। ऑक्सीजन में अगर हम बात करें, जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा एलिमेंट कंबाइन होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो 2 वैलेंसी वाला एलिमेंट किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से H2O बनेगा। 3 एटम्स के लिए कौन सा एलिमेंट होगा, अगर हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आपके जुड़ रहे हो तो कौन सा एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। इसलिए नाइट्रोजन, जब 3 हाइड्रोजन एटम होंगे तो उसके साथ कौन सा एलिमेंट जोड़ सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन जोड़ सकते हैं। द वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। जितने भी मेटल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में होती है, ये पॉजिटिव वैलेंसी होती है। नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो निगेटिव होती है। इसके बाद सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी जिनको बोलते हैं Cu+1 Cu+2, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने पेज नंबर 26 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 26 में देखिए क्या दिया है, पेज नंबर 26 में है अब आप कैसे फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं। पोटेशियम का K+1 लिखा है, Na+1, हमने कहा था ना कि सबकी वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेगी। कैल्शियम की +2 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, जिंक की +2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है। तो ये मेटल्स की वैलेंसी जो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, आप उनको लर्न कर लीजिएगा अभी अपने 9th क्लास के और 10th क्लास के लिए। उसके बाद आपको अपने आप वैलेंसी समझ में आने लगेगी, जब आप पीरियोडिक टेबल से आप वैलेंसी को समझ लेंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको बहुत कम ही रेडिकल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको लर्न करना है, क्योंकि 9th 10th में ये जो ब्लॉक बना है इन्हीं में से ही आपके फॉर्मूले आ जाते हैं, आपको और ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन पे क्या है, -1 चार्ज होता है, ये याद कर लीजिएगा। ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है, NO3 नाइट्राइट पे -1, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, OH हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, सल्फ़र पे -2 चार्ज होता है, रेडिकल सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, सल्फेट पे SO4 पे 2- चार्ज होता है, कार्बोनेट पे 2- चार्ज होता है, और फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है। इस तरह से आपके नॉन मेटल्स की वैलेंसीज हो गई। तो जब आपने ये पूरा कंसेप्ट लर्न कर लिया यहाँ तक, अब आप फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। देखिए रेडिकल की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, चाहे सिंगल एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, जिस पर सिंगल यूनिट एंड विद अ चार्ज वन ऑन द ग्रुप, उसके ग्रुप पर चार्ज लगा हो, तो वो रेडिकल कहलाते हैं। जैसे NO3-1 लिखा है, SO4 2- लिखा है, तो दीज आर द रेडिकल्स। अब हम लोग बात करते हैं अपने राइटिंग फॉर्मूले के लिए कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे, राइट ईच सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखना है, जैसे अगर आपको सोडियम ऑक्साइड लिखना हो, तो सोडियम का सिंबल सबसे पहले तो आप बनाएंगे, क्या लिखेंगे, Na।
इसके बाद आप ऑक्साइड का मतलब है O, NaO आपका ये हो गया सिंबल, जिसका भी आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे आपको सोडियम ऑक्साइड का लिखना था तो आपने सोडियम लिखा और ऑक्सीजन ऑक्साइड के लिए O लिख लिया। अब आप इनकी वैलेंसीज इन पे बना दीजिए। सोडियम पे हमने बताया +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे हमने बताया -2 चार्ज होता है। तो अब इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको डिफरेंट तरीके से इनके पास भेज दीजिए। जैसे जो सोडियम की वैलेंसी लगी हुई है उसको O के पास शिफ्ट कर दीजिए, और जो ऑक्सीजन पे वैलेंसी लगी है उसको Na के पास शिफ्ट कर दीजिए। तो अब Na पे आ जाएगा ऑक्सीजन की वैलेंसी के बराबर नंबर, यानी Na पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 है तो ये नंबर Na के साथ जुड़ जाएगा। सोडियम पे 1 है तो सोडियम पे आपका 1 जोड़, ऑक्सीजन पे आपका ये 1 नंबर आ जाएगा, यानी Na2O। तो अगर सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होगा बेटा, Na2O। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड, जैसे आपको नाम लिख कर दे दिया जाएगा कि जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला लिखिए, तो आपने यहाँ से देखिए रेडिकल पढ़े हुए हैं जिंक का Zn+2 होता है ना, तो आप फ़ौरन लिख लीजिए Zn, और इस पर वैलेंसी कितनी होती है +2। अब सल्फाइड दिस इज सल्फाइड, S पे क्या होता है -2 होता है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, पहले तो आपने एलिमेंट के सिंबल्स लिखे, दूसरा एलिमेंट लिखा उसकी वैलेंसी कितनी होती है, तीसरा एलिमेंट है दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी को इंटरचेंज करना है, यानी इसकी वैलेंसी -2 इसको देनी है और इसकी जो वैलेंसी लिखी है वो इस एलिमेंट को देनी है। तो दोनों में यहाँ सेम है, 2 और 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnS। तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैसे लिखेंगे, कैल्शियम जैसे ही नाम आएगा तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपने इससे लर्न किया तो Ca पे कितना चार्ज है, +2, फॉरन चार्ज लगा दीजिए। अब क्लोराइड आपका ये है ना, अगर आपने यहाँ से लर्न किया होगा तो आपको फ़ौरन पता होगा क्लोराइड मीन्स Cl, और कितना चार्ज होता है, -1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कैल्शियम की वैलेंसी को भेज देना है क्लोरीन के पास, और क्लोरीन की वैलेंसी को भेज देना है कैल्शियम के पास। तो क्या आ जाएगा, Ca पे 1 ही रहेगा क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी Ca पे जुड़ेगी, और Ca की वैलेंसी Cl पे चली जाएगी, तो CaCl2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से आप कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। आपको पता है पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K और इसकी वैलेंसी होती है +1। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और इसकी वैलेंसी होती है -2। आपको पता है कि वैलेंसीज को चेंज करते हैं, सल्फेट की वैलेंसी को पोटेशियम में ऐड करना है और पोटेशियम की वैलेंसी को सल्फेट में, तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, SO4 1 रहेगा क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, तो पोटेशियम सल्फेट वैलेंसी हो जाएगी। इस तरह से आपके ये फॉर्मूले लिखे जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट है। देखिए मैग्नीशियम की बात जब हो रही है तो Mg पे पता है आपको 2 चार्ज होता है, और NO2 पे आपको पता है कि नाइट्रेट NO3 पे जो आपका चार्ज होता है वो होता है -1। अब आपको क्या करना होगा, इस 1 वैलेंसी को मैग्नीशियम को देना होगा, इस 2 वैलेंसी को NO3 को देना होगा, तो Mg1 रहेगा और NO3 क्या रहेगा बेटा, NO3 आपका ये जो 2 है ये NO3 पे आ जाएगा, तो MgNO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लेंगे। इसके बाद मेटालिक हाइड्रोक्साइड। देखिए मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड में आपका आ जाएगा ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपने एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लिया, और हाइड्रोक्साइड का आपको पता है OH होता है। आपने जब ये वाली टेबल लर्न कर ली होगी चार्ट, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एल्यूमिनियम पे वैलेंसी होती है +3 और OH पे वैलेंसी होती है -1।
अब वैलेंसी लिख लिया, सबसे पहले आपने सबके सिंबल लिखे, फिर उनकी वैलेंसी मेंशन कर दी। अब वैलेंसीज़ को चेंज कर देना है, इसकी वैलेंसी इस पर लगा देनी है और इसकी वैलेंसी इस पर लगा देनी है। तो अब एल्यूमिनियम तो हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि OH पे 1 की वैलेंसी है, और OH हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3। तो AlOH का होल थ्राइस, ये किसका फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के सिंबल को, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को और किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, आगे का पेज नंबर 27 नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।